Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And in today's video, let's discuss a few of the important practical problems related to the accounting equation. And आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस कौन कौन से हैं और उन अकाउंटिंग इक्वेशन के हेल्प से हम कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कैसे हम लोग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को पे फॉर्मूला फिट करके कैसे हम एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और लायबिलिटीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द टुडेज सेशन. Okay, so first of all, what is accounting equation? Let's discuss about it. As you know very well, as per the dual aspect concept, as per dual aspect concept, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन कन्वेंशन में. ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का कम से कम दो एस्पेक्ट होता है और वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें से किसी एक को डेबिट करते हैं और किसी एक को क्रेडिट करते हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस पे. चैप्टर नंबर 6 का नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन. एंड एज पर द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रोल ऑफ accounting equation. Accounting equation is totally based on the double entry system or dual aspect concept. Accounting equation is based on the double entry system. And what is a double entry system? Every transaction affect at least two accounts, in which first is debited and another is credited. Point number 2, सर कितने तरह के अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही होता है, वो भी मेन होता है. वो होता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. कितने अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं? सिर्फ एक होते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. And this accounting equation is based on double entry system और dual aspect concept. अब इसमें थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग जाए, so we can say that capital equals to assets minus capital, assets minus liability. या हम ये भी कह सकते हैं liabilities equals to assets माइनस कैपिटल. और एक अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बताया था क्लास में, एसेट्स माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू 0. सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर करके, साइड चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्टैब्लिश कर सकते हैं. अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी गिवन है. इफ यू सी योर बुक चैप्टर नंबर 6 का अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 10, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 टच नहीं कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बाकी जितनी चीज़ें वो मैं स्किप कर दे रहा हूँ. अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की. सो प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज, if the capital of a business is rupees 1,20,000 and outside liability are 20,000, calculate total assets of the business. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सपोज अगर मान लीजिए आपके बिजनेस की जो कैपिटल है, अगर आपके बिजनेस की जो कैपिटल है वो कितना हो? It will be a 1,20,000 and outside liability जो हो, outside liability मतलब वो पैसा जो हमें दूसरों को देना है, अगर वो कितना हो, outside liability will be a
20,000 और आपको फाइंड आउट करना हो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग शो करेंगे? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसमें सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। कैपिटल इज 1,20,000, लायबिलिटी will be 20,000, so your assets will be 1,20,000. So this is the solution of question number 10. अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि आपका जो एसेट्स है विच आर इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो 11 है वो थोड़ा इजी है, वो आप कर लेना खुद से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। A commenced his cloth business on 1st April 2019 with a capital of 3 lakh. On 31st March 2020, his assets were worth rupees 5 lakh and liabilities rupees 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. कह रहा है A ने क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ एट ऑन 1st अप्रैल 2019। ये याद रखिएगा, 1st अप्रैल 2019 का मतलब क्या है? कैपिटल एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितनी कैपिटल थी? 3 लाख रुपीज की। एंड ऑन 31st मार्च 2020 हिज एसेट्स वर्थ रुपीज 5 लाख। उसकी एसेट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। एंड लायबिलिटीज इज 1 लाख। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द 2 थिंग्स, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा, कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन मेड होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। जैसे अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 2019 है, 2020 सॉरी, और दूसरी डेट दी है क्वेश्चन में 2019 और दूसरी डेट दी है मार्च 31 2020। ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट। तो ओपनिंग डेट का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है और क्लोजिंग डेट का अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल बराबर हो, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। ये क्यों होता है कि 1 अप्रैल 2019 का जो एसेट्स है वो उसकी कैपिटल एंड लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा और 31 मार्च का 2020 का जो एसेट्स है वो उस दिन के कैपिटल एंड लायबिलिटीज के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है? क्वेश्चन ने आपको ये दिया है कि भैया बिगिनिंग में कैपिटल ऑफ 1st अप्रैल 2019 को कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। यानी क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है? बिगिनिंग की कैपिटल 3 लाख। गॉट इट? बिगिनिंग की कैपिटल दे दिया और 31 मार्च 2020 का आपको क्या दिया है? एसेट्स बता दिया। कितना बता दिया? एसेट्स 5 लाख और कैपिटल कितना बता दिया? कैपिटल नहीं बताया सर, लायबिलिटी बताया। यस, 1 लाख। क्वेश्चन ने 2 डिफरेंट डेट की एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल बताया। 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल बताया है और 31 मार्च 2020 का आपको क्या बताया है? एसेट्स और लायबिलिटी। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्लोजिंग कैपिटल बताइए और क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट बताइए। 2 चीजें हमसे पूछ रहा है, एक क्लोजिंग कैपिटल बताइए और एक पूछ रहा है प्रॉफिट बताइए। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल मतलब होता है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी वो कैपिटल जो साल के एंड में डिटरमाइन की जाती है। और प्रॉफिट का मतलब हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट का मतलब हमेशा होता है
डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। भाई शुरू में आपकी कैपिटल जो थी वो 1 लाख थी, लेकिन पूरे साल आपने बिजनेस किया और साल के एंड में आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। इसका मतलब कि कैपिटल जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू द प्रॉफिट। यानी अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल बढ़ती है, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग कैपिटल, इसका मतलब आपको प्रॉफिट। और अगर इन अपोजिट सेंस आपका क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल कम है, तो आपको क्या हो गया है? लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, ये मैं दोनों इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब मुझे अगर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो ये इस इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब आप कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 विल बी 5 लाख minus 1 lakh equals to 4 lakh। ये आपका आ गया क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस एग्जाम के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 13 का ए एंड 13 का बी। 13 जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी दैट इन योर बुक। Question number 13A says that Yogesh commenced the business on 1st April 2017 with a capital of 5 lakh and a loan of 1 lakh borrowed from Citibank। On 31st March 2018 his assets were 8 lakh। Calculate his closing capital and profit। So it is very simple। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा हुआ है कि योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 और उस डेट की उसकी कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल वो थी 5 लाख और उसी दिन उसने लोन लिया हुआ था। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी से लोन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लायबिलिटी। सो लोन जो लिया है वो क्या है? लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी कह सकते हैं। कितने का लोन लिया है? 1 लाख। और क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स कितनी है? 1 लाख है। 13 के ए में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ओपनिंग लायबिलिटीज 1 लाख, क्लोजिंग एसेट्स 8 लाख। तो पहले हम इतनी इंफॉर्मेशन से सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। पहले आप देखो खुद, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी, तो क्या हमारा ओपनिंग एसेट्स फाइंड आउट हो सकता है? यस सर, ओपनिंग एसेट्स फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ की? हमें ज़रूरत है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की। सिंपल सा है, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स विल बी 8 लाख, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग एसेट्स 8 लाख, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, बट क्लोजिंग लायबिलिटी इज 1 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में कहा 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, लेकिन फर्दरली कुछ भी नहीं बोला है कि आपने लोन ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने लोन तो लिया है, लेकिन लोन में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की बात नहीं कही है। सो जो ओपनिंग में लायबिलिटी होगी वही क्लोजिंग में भी लायबिलिटी, ठीक है। सो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल विल बी 8 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 7। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया आपका? 7 लाख। अब
हमें प्रॉफिट निकालना है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 7 लाख और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2 लाख। तो आंसर आपका निकलेगा। ये सेट 13 का ए है। इसी के साथ साथ 13A के साथ साथ क्वेश्चन में 13B भी पूछा हुआ है। 13B सेज दैट इफ इन द अबव केस, अगर ऊपर वाले ही केस में प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000 एंड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट इज प्रॉफिट। मतलब दो कंडीशन लगा दिया। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाया होता या पैसा विड्रॉ किया होता, विड्रॉ मतलब ड्राइंग किया होता, तो उस सिचुएशन में हमारी प्रॉफिट कितनी होती। तो एक फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला अपनी कॉपी में क्या अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए हमेशा। वो फॉर्मूला क्या है, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ। वो so basically the formula will be closing capital equals to opening capital plus additional capital plus minus drawing प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जब भी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन हो और उससे हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है, सो वी यूज द फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं। अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा निकाल रहे हैं तो इस ड्राइंग को माइनस करते हैं, और अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करते हैं, और लॉस हुआ है तो माइनस करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना नहीं है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट। सो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है विद दिस फॉर्मूला। यू कैन सी दैट क्लोजिंग कैपिटल जस्ट चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल ये प्लस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एडिशनल प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ड्राइंग माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पे 13B रख दो, जो 13B की इंफॉर्मेशन है आपका आंसर आ जाएगा। 13B का क्या कहना था कि अगर आपका ड्राइंग फ्रेश कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल कितना होता 40,000, तो एडिशनल कैपिटल कितनी 40,000, और ड्राइंग कितना होता 10,000। क्लोजिंग कैपिटल आपने कितना निकाला था 7 लाख, और ओपनिंग कैपिटल कितना निकला था 5 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा अब निकल जाएगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल विल बी 5 लाख माइनस 40,000 प्लस 10,000। सो 2 लाख में 40,000 माइनस हुआ इज 2 लाख में 40,000 या 160 में 10 गया तो कितना गया 170। सो प्रॉफिट एज पर दी 13B। ये है क्वेश्चन नंबर 13B का सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। दिस इज द फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13B, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो आस्क मी। So after completing a lots of the practical problem related to the accounting equation, let's we move to the some of the important theoretical concept related to the chapter number
8, that is an origin of transaction, source document of accountancy. In this chapter, we already discussed what is the meaning of origin of transactions, what is the meaning of source documents of accountancy, like cash memo, invoice, bill, debit note, credit note, receipts, checks. Okay, so after completing such type of the source document, let's we discuss the next topic, that is a meaning of voucher. So please note down what is the meaning of voucher. Basically, you know very well, on the basis of source document, यानी source document के base पे the entries are first of all recorded on the voucher. Entries को हम सबसे पहले कहाँ record करते हैं? Voucher में record करते हैं. And thereafter with the help of the voucher, फिर उसके बाद voucher के help से हम लोग primary book prepare करते हैं. Okay? So basically ये कहने का aim है with the help of the voucher कि on the basis of source document, on the basis of source document के basis पे entries जो होती है, entries first of all recorded on voucher. Entries को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, और फिर वाउचर के बेसिस पे रिकॉर्डिंग is made in journal or subsidiary book. और फिर वाउचर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल में या सब्सिडी बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर? बेसिकली वाउचर का क्या एम है? सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जैसे इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? क्या प्रिपेयर करते हैं? वाउचर प्रिपेयर करते हैं. और फिर वाउचर के बेसिस पे हम जर्नल एंड सब्सिडी बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वाउचर इज prepared by an accountant. वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है. एंड ईच वाउचर यानी हर वाउचर जो होता है इज काउंटर साइंड बाई authorized person. यानी वाउचर कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है. और अकाउंटेंट बनाने के साथ, अकाउंटेंट के साइन होने के साथ साथ हर वाउचर को काउंटर साइन किया जाता है, यानी फिर से रीचेक किया जाता है बाय द अथोराइज्ड पर्सन. जिस पर्सन को अथोराइज मिला होगा कि आपको चेक करना है कि वाउचर इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वाउचर, सो अगर हम लोग बात करें द टाइप्स ऑफ वाउचर के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स होते हैं वाउचर्स के. पहला कैश वाउचर, सेकंड नॉन कैश वाउचर. How many types of voucher? There are two types of voucher, cash voucher and non-cash voucher.
Non-cash voucher is also known as a transfer voucher. It is also known as a transfer voucher. Got it? Basically, cash voucher is drawn by the accountant for the cash transactions. यानी कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए आप कैश वाउचर ड्राउन करते हैं, प्रिपेयर किया जाता है. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैश वाउचर. कैश वाउचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका डेबिट वाउचर, एंड सेकेंड है आपका क्रेडिट वाउचर. डेबिट वाउचर को हम लोग बोलते हैं डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट. एक ऐसा वाउचर, अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो अकाउंटेंट इशू क्या करेगा, डेबिट वाउचर इशू करेगा. और अगर आपको पैसा रिसीव करना है, ठीक है, पैसा रिसीव करना है, कैश रिसीव करना है, तो इस सिचुएशन में क्रेडिट वाउचर इशू किया जाएगा. एंड नॉन कैश वाउचर मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हम जो भी वाउचर इशू करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, इशूड फॉर द पर्पज ऑफ नॉन कैश या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Got it? So these are the simple and short explanation of voucher and its types. So please note down in your copy very carefully, and it is a very important part of our syllabus. What is the meaning of voucher? You can see that source document के basis पे voucher बनता है, और voucher के basis पे हम लोग क्या करते हैं, journal entries प्लॉट करते हैं, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. वाउचर जो है अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, और हर वाउचर को काउंटर साइन किया जाता है बाय ऑथराइज्ड पर्सन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर. नॉन कैश वाउचर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर. कैश वाउचर दो टाइप का होता है, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट्स. अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो अकाउंटेंट क्या इशू करेगा, डेबिट वाउचर. और अगर आपको कैश रिसीप्ट्स करना है तो सिचुएशन में, रिसीप्ट्स हुआ है तो सिचुएशन में क्या इशू किया जाएगा, क्रेडिट वाउचर इशू किया जाएगा. नॉन कैश वाउचर क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए आप कौन सा वाउचर इशू करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए वी इशू द नॉन कैश वाउचर. नोट डाउन. So let's we discuss the few example related to the debit voucher, credit voucher and non cash voucher. कुछ इनके एग्जाम्पल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज कैश परचेज है, इफ देयर इज अ कैश परचेज और कैश सेल्स, ठीक है, तो इस सिचुएशन अगर हमने कैश परचेज किया या कैश सेल्स किया तो उस सिचुएशन में हम कौन सा ट्रांजेक्शन इशू करेंगे, ये ट्रांजेक्शन है, उस सिचुएशन में हम कौन सा वाउचर इशू करेंगे, उस सिचुएशन में इशू करेंगे कैश वाउचर. अब सवाल होता है कि कैश परचेज है, कैश परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो कैश परचेज की सिचुएशन में हम डेबिट वाउचर इशू करेंगे, और कैश सेल में पैसा मिलेगा इसलिए यहाँ पर हम लोग क्रेडिट वाउचर इशू करेंगे. Similarly, if we pay the salary to employee, अगर हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं तो क्या होगा, कैश वाउचर ही है, लेकिन कैश का कौन सा वाउचर है, पैसा मिल रहा है कि देना है, देना है सर, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट वाउचर इशू करेंगे. सिमिलरली अगर हम कहें आपसे कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में, नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब सपोज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे गुड्स सोल्ड किया,
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यू विल इशू द नॉन कैश वाउचर। हम लोग क्या इशू करते हैं, नॉन कैश वाउचर इशू करते हैं। सो दीज आर द सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाउचर एंड द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ वाउचर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।